कहानी शुरू होती है 1990 के दशक में, जब तक तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट गुजरात पुलिस के ऊंचे पद पर काम कर रहे थे। ज़हीन, बेकाब और साहसी संजीव को उनका काम, उनका तेवर और उनकी हिम्मत अलग बनाती थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं है, ये कहानी है उनके और नरेंद्र मोदी के बीच टकराव की, जो गुजरात दंगों के बाद पूरी दुनिया की नजरों में आ गई। संजीव भट्ट की पहचान एक ईमानदार और दबंग अधिकारी की थी, लेकिन ये गुण उन्हें मुश्किल में डालने वाले थे। उनका करियर तब तक बिना किसी खास रुकावट के चल रहा था जब तक कि गुजरात 2002 के दंगे नहीं हुए। गोधरा कांड के बाद गुजरात में जो हिंसा भड़की, उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री आलोचनाओं के घेरे में आ गए। दंगों में राज्य सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे थे। यहीं पर संजीव भट्ट का नाम चर्चा में आया। उन्होंने दावा किया कि 27 फरवरी 2002 को हुई एक बैठक में वह भी शामिल थे, जिसमें नरेंद्र मोदी ने पुलिस अधिकारियों से कथित तौर पर कहा था कि हिंदुओं को अपना गुस्सा निकालने दिया जाए। संजीव भट्ट का कहना था कि उस बैठक में उन्होंने सुना था कि मुख्यमंत्री ने पुलिस को दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई से रोका। भट्ट ने कहा, मुझे साफ साफ याद है कि मोदी जी ने पुलिस को इशारों में बताया था कि हिंदुओं को खुली छूट दी जाए। उस समय मैंने सोचा, ये क्या हो रहा है। मोदी ने हमेशा इस आरोप को खारिज किया। उन्होंने कहा कि ये उनके खिलाफ झूठी साजिश रची जा रही है, लेकिन संजीव भट्ट ने पीछे हटने से मना कर दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक में हलफनामा दायर कर दिया। अब कहानी दिलचस्प हो जाती है। क्या संजीव भट्ट ने यह आरोप अपनी ईमानदारी के चलते लगाया या इसके पीछे कोई और एजेंडा था? भाजपा ने हमेशा उन्हें एक कांग्रेसी एजेंट बताया, लेकिन भट्ट ने कहा कि वो बस सच बोल रहे थे। उन्होंने मीडिया में कई इंटरव्यूज दिए जहां उन्होंने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने ये बेबाकी भाजपा सरकार को नागवार गुजरी। इसके बाद भट्ट के लिए मुश्किलें बढ़ती चली गईं। उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू हुई। 2011 में उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। उनका आरोप था कि ये सब मोदी सरकार की साजिश थी। 2015 में उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2018 में 30 साल पुराने केस में उन्हें हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। ये मामला 1990 का था, जब एक प्रदर्शन के दौरान एक व्यक्ति की मौत हुई थी। भट्ट ने कहा कि ये केस सिर्फ उन्हें चुप कराने का तरीका था, लेकिन मोदी सरकार ने इसे कानून की प्रक्रिया बताया। अब सवाल उठता है कि संजीव भट्ट और नरेंद्र मोदी की कहानी हमें क्या सिखाती है? क्या ये सच की लड़ाई थी या फिर राजनीति का खेल? संजीव भट्ट की कहानी उनके साहस को दर्शाती है, लेकिन ये भी दिखाती है कि सत्ता के खिलाफ खड़ा होना कितना मुश्किल है। क्या मोदी और भट्ट के बीच की ये लड़ाई व्यक्तिगत थी या फिर सच्चाई की? इसका जवाब शायद इतिहास के पन्नों में छुपा हुआ है। संजीव भट्ट ने अपनी आवाज उठाई, चाहे इसके लिए उन्हें नौकरी, प्रतिष्ठा और आजादी सब कुछ गंवाना पड़े। लेकिन उनकी कहानी ये सवाल जरूर छोड़ती है, क्या सच बोलने की कीमत इतनी बड़ी हो सकती है? भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी का नाम ऐसी शख्सियतों में गिना जाता है जिन्होंने अपने मजबूत नेतृत्व और विवादित फैसलों के चलते बड़े पैमाने पर समर्थन और विरोध दोनों पाया है। जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक कई ऐसे लोग थे जिन्होंने उनके फैसलों को खुला विरोध किया। इनमें से कुछ ने भ्रष्टाचार, सांप्रदायिक हिंसा या फिर प्रशासनिक नीतियों को लेकर सवाल भी उठाए। लेकिन इन विरोधियों का क्या हश्र हुआ, आइए इस कहानी में समझते हैं।
संजीव भट्ट गुजरात कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी उस वक्त सुर्खियों में आए जब उन्होंने 2002 के गुजरात दंगों को लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। भट्ट ने दावा किया कि उन्होंने एक बैठक में नरेंद्र मोदी को दंगों के दौरान अल्पसंख्यकों को सबक सिखाने की बात करते हुए सुना था। भट्ट का ये बयान बड़ा विवाद खड़ा कर गया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और संजीव भट्ट ने लगातार कहा कि वे सच्चाई सामने लाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई। 1990 में हिरासत में मौत के एक पुराने मामले को लेकर उन्हें 2018 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कई लोग इसे राजनीतिक प्रतिशोध के मामला मानते हैं, लेकिन सरकार इसे कानून के मुताबिक कार्रवाई बताती है। संजीव भट्ट का नाम उन चंद अधिकारियों में शामिल है जिन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत दिखाई, लेकिन नतीजा ये हुआ कि उन्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। 2002 के गुजरात के दंगों के बाद भाजपा नेता और तत्कालीन गृह मंत्री हरेन पांड्या ने भी मोदी पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि दंगों के दौरान प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। 2003 में हरेन पांड्या की हत्या हो गई, जिसे आज तक एक रहस्य घटना माना जाता है। उनकी हत्या को लेकर कई सवाल उठे। विपक्ष ने इस घटना को राजनीतिक साजिश बताया, जबकि सरकार ने इसे अपराधियों का काम करार दिया था। हरेन पांड्या का मामला भी मोदी के आलोचकों के लिए एक सबक बन गया, जो सार्वजनिक रूप से उनके खिलाफ खड़े होने से डरने लगे। मोदी के मुखर आलोचकों में से पत्रकार भी शामिल रहे हैं। कई पत्रकारों ने गुजरात दंगे या उनकी नीतियों की आलोचना की। इनमें से कई ने या तो अपनी नौकरियां खो दी या उन पर कानूनी मुकदमे ठोंक दिए गए। उदाहरण के तौर पर मालिनी सुब्रमण्यम, एक स्वतंत्र पत्रकार, ने मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्हें लगातार धमकियां मिली और उनकी रिपोर्टिंग रोकने के लिए दबाव डाला गया। कुछ अन्य पत्रकारों जैसे सिद्धार्थ वरदराजन और राणा अयूब को भी सोशल मीडिया ट्रोल्स और कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सिर्फ अधिकारी और पत्रकार ही नहीं, बल्कि कई राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी मोदी के निशाने पर आए। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने दावा किया कि उन्हें मोदी और उनकी सरकार से पर्याप्त समर्थन नहीं मिला। नतीजा ये हुआ कि उन्हें देश छोड़कर विदेश में रहना पड़ा। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मोदी के बड़े आलोचक रहे। हालांकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन उन्हें कई मौकों पर केंद्र सरकार के साथ संघर्ष करना पड़ा। कई आलोचकों का मानना है कि मोदी के आलोचकों को किसी न किसी तरीके से निशाना बनाया गया है। कुछ का करियर खत्म हो गया, तो कुछ जेल में डाल दिए गए और कुछ को सार्वजनिक रूप से बदनाम कर दिया गया। लेकिन भाजपा और मोदी समर्थक इसे मजबूत नेतृत्व कहते हैं। उनका मानना है कि मोदी ने केवल भ्रष्टाचार और कानून के उल्लंघन के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं और आलोचकों को राजनीतिक प्रतिशोध कहना गलत है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।